नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूजीसी नेट को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में इसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त देश में नीट परीक्षा पेपर लीक और उनके नतीजों में हुई अनियमितताओं का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के विधायक जो इस चुनाव में मतदान करेंगे उनकी अयोग्यता की संभावना। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सत्तारूढ़ शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अल्पमत में आई सैनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों संग राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा, इससे राज्य की बदनामी होगी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने हो गए हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और भाजपा पर पेपर लीक का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और संवेदनशील है। सरकार छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि कुछ बड़े नेता जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को वोट मिला है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती तो हरियाणा में उसकी सफाई हो जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि 3-4 और सीनियर नेताओं को लेकर चर्चा है कि ये लोग भी जल्द कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। 65% आरक्षण रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको पहले से शक था कि बीजेपी के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। हम सरकार में थे तो जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण बढ़ाया। हमने सरकार से आग्रह किया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि सुरक्षित रहे। 6 महीने पूरे हुए लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला। पता नहीं क्यों सीएम नीतीश चुप हैं। राजस्थान में दिसंबर में बहुमत मिलने के बाद बनी भजनलाल सरकार ने अपने अंतरिम बजट पेश किया था। अब सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है जो 10 जुलाई को प्रस्तावित है। ऐसे में हर क्षेत्र से मांगे उठने लगी है। मेवाड़ की बात करें तो यहाँ भी लंबे समय से कई मांगे हैं जिसको लेकर मेवाड़ के जनप्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक कर बजट में मांगों को शामिल करने के लिए निर्णय लिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्रों के आगामी चुनाव में 4,29,000 मतदाता 55 प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर का फैसला करेंगे। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के मुंबई स्नातक, मुंबई शिक्षक, नासिक शिक्षक और कुंकड़ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव 26 जून को होंगे और परिणाम 1 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इन सीट पर चुनाव इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ छात्र संघ एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की भी जांच की मांग की। पुलिस ने एनएसयूआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कवर्धा विधायक डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को कबीरधाम जिले का दौरा किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दोपहर 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक जिला प्रशासन की मैराथन बैठक ली। लोकसभा चुनाव के करीब 4 माह बाद बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन है, लेकिन राहुल के जन्मदिन के चर्चों के बीच एक और चर्चा गर्म है और वो है राहुल गांधी के यूपी प्लान की। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत न मिला हो लेकिन पार्टी को मिले नतीजों से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2027 के यूपी के रण में भी राहुल गांधी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने अपना 54वां जन्मदिन मनाया। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता का असर कांग्रेस के अंदर दिखाई दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह केक काटकर राहुल का जन्मदिन मनाया। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का कद देश में बहुत बड़ा हो चुका है। सिर्फ पीएम मोदी ही राहुल गांधी को लोकप्रियता में टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल ने पीएम मोदी की कुर्सी छीनने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया और इस प्लान में उत्तर भारत सबसे ऊपर है। जहां बीजेपी को इस बार सफलता मिली है, वैसे राहुल गांधी की मेहनत के चलते सबसे ज्यादा नुकसान भी बीजेपी को इस बार उत्तर भारत में ही हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार तो अल्पमत में है, कभी
कभी भी गिर सकती। ऐसे में राहुल गांधी ने केंद्र के साथ अब यूपी की सरकार को हटाने का भी प्लान बना लिया है। जी हां, राहुल ने 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और केरल की वायनाड से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले से कांग्रेस को यूपी में अपनी जड़ें दोबारा तेजी से मजबूत करने में मदद मिलती दिख रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीतकर संसद में आने की तैयारी कर रही हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका को यूपी में जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2027 का यूपी चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल का काम करने वाला है। यानी अगर 2027 में कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके बाद अगर अगले लोकसभा चुनाव तय समय 2029 में हुए तो कांग्रेस पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। वैसे लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं क्योंकि केंद्र में इस बार कमजोर बहुमत वाली सरकार है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को जल्द ही गिरने का दावा किया है तो वहीं केजरीवाल के बड़े खुलासे ने एनडीए सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में एक बड़ा बयान दिया है जिसके बाद से एनडीए सवालों के घेरे में आ गया। तो क्या खुलासा किया केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और केजरीवाल के वकील अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। शराब घोटालों में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली शराब घोटाले में मंगू टाउन बॉय के साथ है और उन्हें इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। लोकसभा चुनाव 2024 में मंगू टाउन पहुंचे और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से ईडी की शिकायत करते वक्त एमएसआर का जिक्र किया। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, एमएसआर ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली शराब नीति के सिलसिले में मुझसे नहीं मिले। बाद में उन्होंने मेरे बारे में उल्टा बयान दिया। फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई। बाद में उन्हें माफी भी मिल गई। इसके बाद एमएसआर ने टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा। इससे पहले सीएम ने राघव मंगू का जिक्र किया था। राघव मंगू एमएसआर के बेटे हैं। कोर्ट में केजरीवाल ने शरद शेट्टी के बयान का हवाला देते हुए कहा, उन्हें पीठ के दर्द के आधार पर भी जमानत दे दी गई। ये आजादी का सौदा क्यों? अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि शरद शेट्टी की कंपनी ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ साउथ ग्रुप से आए। जांचें हमेशा जारी रहती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की इस न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है जिसके बाद अब वो 3 जुलाई तक जेल में रहेंगे। एक तरफ केजरीवाल के खुलासे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है तो वहीं कांग्रेस ने एनडीए को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रोटेम स्पीकर का पद भी कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। इस बार वैसे भी स्पीकर चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में इस बार स्पीकर पद को लेकर पेंच फंस गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही स्पीकर पद पर नजरें जमाए हुए हैं। स्पीकर पद के चुनाव से पहले 24 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे जो सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही स्पीकर का चुनाव भी करवाएगा। और अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद इस बार कांग्रेस के हिस्से जा सकता है। कांग्रेस के सांसद के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बनाए जा रहे हैं कि सुरेश 18वीं लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है कि सुरेश केरल के मवेलकारा लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इस सीट पर वो 1989 में पहली बार जीते थे और तब से अब तक वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। कि सुरेश के प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद नरेंद्र मोदी की चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि टीडीपी की तरफ से अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। वो अभी भी स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है और दावा किया जा रहा है कि टीडीपी इसे लेकर इंडिया के संपर्क में है। राहुल गांधी ने भी इसके संकेत दिए हैं जिसे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह के आवाज पर इसे लेकर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में साफ है कि स्पीकर चुनाव जो 26 जून को होना है, अगर एनडीए में सहमति नहीं बनी तो मोदी सरकार के साथ खेला हो सकता है। एक तरफ स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी टेंशन में है तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। चुनाव नतीजों के बाद से ही एनडीए में टूट दिखाई दे रहा है तो वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। महाराष्ट्र एनडीए में तो जमकर टकराव की खबरें आ रही है। एनसीपी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए एनडीए से अलग होने की बात कह दी है। तो कैसे बिखर रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ अजीत गुट ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है तो दूसरी तरफ पार्टी में ही बगावत के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा समेत एनडीए को महाराष्ट्र में झटका लगा है। इस हार के लिए अजीत गुट को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और अब मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अजीत गुट ने कहा कि अगर हमें इस तरह से टारगेट किया जाता रहा तो फिर हम गठबंधन पर अलग स्टैंड भी ले सकते हैं। और बीजेपी पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि हम ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मानती है कि भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन और 400 पार के नारे की वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। अजय गुट बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी नेता ही बगावत के संकेत दे रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता छगन भुजबल काफी वक्त से नाराज बताए जा रहे हैं और अब उनके पाला बदलने को लेकर भी चर्चाएं तेज है। एक तरफ छगन भुजबल शरद पवार के खेमे में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके उद्धव गुट के नेता से मुलाकात की खबरें सामने आई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भुजबल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अजीत गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है तो विपक्ष एकजुट है। एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब महाविकास आघाड़ी अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर सकता है। किसानों के मुद्दे को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र में एनडीए हर तरफ से कमजोर होता दिख रहा है। इस वक्त हरियाणा सरकार भी संकट में नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की सैनी सरकार अल्पमत में है। इस बीच कांग्रेस ने सीएम सैनी के इस्तीफे की मांग की है और अब खबर है कि कांग्रेस विधायक जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और अब खबर है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों 3 निर्दलीय विधायकों के साथ समर्थन वापस लेने के बाद से नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद से सैनी सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का खुला ऐलान करने वाले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने अब हरियाणा के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नायब सरकार को गिराने वाले विपक्षी दल को उनका पूरा समर्थन है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो नैतिकता के आधार पर सीएम सैनी का इस्तीफा ही मांग लिया है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट की मांग की थी, जिस पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हरियाणा सरकार ही मुश्किल में नहीं, केंद्र की मोदी सरकार भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है। देश भर में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है तो अब कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को जोरदार फटकार लगाते हुए बच्चों को न्याय देने की बात कही है तो वहीं मोदी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस धांधली में बीजेपी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं और ऐसी धांधली हुई है उसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। हरियाणा के झज्जर में जिस सेंटर से 6 टॉपर छात्र निकले वो भी बीजेपी के एक नेता का है। कांग्रेस ने 24 जून 2024 को संसद घेराव करने का ऐलान किया। इसके साथ ही 3 मांगे भी की है। एनटीएल किया जाए, नीट परीक्षा फिर से कराई जाए और धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। मामले में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी नीट की धांधली पर खामोश है। यही प्रधानमंत्री एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, अब उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। तो वहीं एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। साथ ही बीजेपी को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात नहीं बल्कि 24 लाख बच्चों के मन की बात करें। नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी पीएम मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारी से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है। ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का केंद्र बन चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे विपक्ष के निशाने पर आए मोदी की मंत्री को मोदी सरकार की मंत्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर का है। वीडियो में देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री को मोदी सरकार का स्लोगन लिखने में मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की मंत्री का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सी ठाकुर को अपनी ही सरकार के स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने में खासी मेहनत करनी पड़ रही है और आखिरकार वो कुछ ऐसा लिख बैठती है जो पढ़ने वालों को समझ ही नहीं आ रहा। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। इस वीडियो के सामने आने के बाद मोदी सरकार की मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है तो इसको लेकर कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं एक यूजर ने लिखा कि मोदी तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख। ट्रोलिंग से हटकर अगर इस वीडियो की गंभीर पक्ष की बात
बात करें तो इससे मोदी सरकार के मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।